Radhe Radhe. Hello everybody. Let's begin with a new episode 171 मुंबई आर ट्रैप। दुआ रूम में आई तो शौर्य बालकनी में था और वो उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। शौर्य एकटक चांद को निहार रहा था। उसका शांत चेहरा बता रहा था कि वो किसी गहरी सोच में डूबा है। दुआ ने एकदम आगे बढ़कर शौर्य को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। दुआ के हाथ उसके चेस्ट पर बंध गए। शौर्य ने ध्यान एकदम से ही टूटा और उसने दुआ के हाथ पकड़ उसे अपनी नज़रों के सामने किया। वो सर झुकाए उसके सामने खड़ी थी। शौर्य ने प्यार से उसे देखा और उसे अपनी बाहों में छुपा लिया। वो किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी बाहों में समा गई। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? शौर्य ने उसका सर सहलाते हुए पूछा। दुआ उसके सीने से लगते हुए ही सर ना में हिला दी। वो समय पर आ गए। अगर वो सही टाइम पर नहीं आते तो हम क्या करते? कैसे बचाते हम खुद को? दुआ ने रुआनी आवाज़ में कहा। उन पलों को याद कर शौर्य का गुस्सा एक बार फिर हावी हो गया। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। उसके चेहरे के भाव एकदम कठोर हो गए। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें छूने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। उसे मरना होगा, आज नहीं तो कल उसे मरना ही होगा। शौर्य की बात सुनकर दुआ ने सर उठाकर देखा। शौर्य का चेहरा एकदम कठोर था। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जो होना था हो गया। आपने उसे सज़ा दे दी। अब कुछ नहीं करना। दुआ ने अपनी भीगी पलकें साफ करते हुए कहा। तो शौर्य बोला, नो, अभी उसकी सज़ा पूरी नहीं हुई है। उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। दुआ ने देखा शौर्य बहुत गुस्से में है। उसने उसका हाथ पकड़ा, उसे काउच के पास ले आई और उसे बैठाकर खुद उसकी गोद में बैठते हुए उसके हाथों को अपनी कमर पर रख लिया और सीने से अपना सर टिकाते हुए बोली, शांत हो जाइए, इतना गुस्सा करना आपके लिए अच्छा नहीं है। शौर्य ने उसे टाइटली पकड़ते हुए उसके कान के पास धीरे से कहा, मैं शांत हूँ दुआ, पर शांत रहूँगा नहीं। बहुत ज़िद्दी हैं आप। दुआ बोली, मेरी ज़िद ही मुझे यहाँ तक लेकर आई है दुआ। अगर ये ज़िद नहीं होती तो मैं भी नहीं होता। दुआ समझ गई शौर्य से बातों में जीतना उसके लिए नामुमकिन है, तो उसने बातें बदलते हुए कहा, अच्छा ये बताइए, हम मुंबई जाने के बाद कहाँ रहेंगे? मामा जी के साथ, उनके घर पर या होटल में? वाह, हमारा भी घर है, तुम जहाँ रहना चाहो रह सकती हो। शौर्य की बातें सुनकर दुआ सर ऊपर करके उसे देखते हुए बोली, घर? पर आप सब तो दिल्ली में रहते हैं, फिर मुंबई वाले घर में कौन रहता है? कोई नहीं, मैं जब बिज़नेस मीटिंग के लिए आता हूँ तब रहता हूँ। ओह, पर बिज़नेस मीटिंग के लिए तो आपको बहुत सारी जगहों पर जाना पड़ता है, तो आप होटल में रहते होंगे? हाँ, कभी कभी, हर पर ज़्यादातर अपने घर में। इंडिया में हर स्टेट में, सिटी में मेरा घर है। क्या? शौर्य की बातों पर दुआ चौंक कर बोली, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? आप बहुत अमीर हैं। दुआ अजीब सा मुंह बनाकर बोली, हाँ हूँ। शौर्य मुस्कुरा कर बोला और दुआ की नाक पकड़ के खींचते हुए बोला, माई सिली गर्ल, मैं तुम्हारी ख्वाहिशें सेकंड्स में पूरी कर सकता हूँ। तुम्हें जो भी चाहे बस तुम्हें एक बार कहना है, वो चीज़ तुम्हारे कुछ ही सेकंड्स में मिल जाएगी। दुआ उसकी बात पर मुस्कुरा दी और उसके सीने पर सर रख कर बोली, आप हमारे साथ हमेशा रहेंगे, बस हम इतना ही चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। शौर्य स्माइल करते हुए उसका सर सहलाने लगा। कुछ ही देर में वो उसकी बाहों में ही सो गई। अभय आयशा के रूम में बाहर खड़ा था। कुछ सोचते हुए उसने डोर पर नॉक किया। आयशा पैकिंग कर रही थी, तो उसने पैकिंग करते हुए दरवाजे की तरफ बिना देखे कहा, कम इन। अभय आयशा के बुलाने पर अंदर आ गया और उसे पैकिंग करते हुए देख बोला, पैकिंग कर रही हो? आयशा आवाज़ सुनकर चौंक गई। उसने चौंक कर अभय को तरफ देखा। आप यहाँ? तुमसे कुछ बात करनी थी। अभय उसके पास जाते बोला। बात? कौन सी बात? आयशा हैरानी से उसे देखते बोली। रिपोर्ट आ गई है, अभय ने एकटक उसे देखते हुए कहा। क्या है रिपोर्ट में? आयशा सवालिया नज़रों से देखते हुए बोली। तुम खुद देख लो, अभय ने रिपोर्ट को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। आयशा रिपोर्ट को खोलकर देखने लगी और वो जैसे ही रिपोर्ट पढ़ रही थी उसके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। उसके हाथ से रिपोर्ट गिर गई और वो धड़ाम से बेड पर बैठ गई। उसे हैरानी से कहा, हाउ इज़ दैट पॉसिबल?
मुझे कुछ याद क्यों नहीं फिर? अभय उसके सामने नीचे बैठ गया और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला, ये सच है ना कि तुम मेरी आलू हो? तू अपनी मेमोरी खो चुकी है। शायद मुझसे अलग होने के बाद तूने कुछ सहा है और तू उन यादों को नहीं जीना चाहती थी, इसलिए तूने उन यादों को भुला दिया। पर यह सच है कि तू ही मेरी आलू है। आयशा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने अभय की तरफ देखकर कहा, भाई, हमारे मॉम डैड कहाँ हैं? आयशा के सवाल पर अभय के पलकें झुका ली और अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर बोला, वो अब नहीं रहे। वो प्लेन क्रैश की दुर्घटना में हम दोनों को छोड़कर चले गए। आयशा उसकी बात पर रोने लगी। अभय ने उसे गले लगा लिया, उसे शांत करने लगा। अगली सुबह वो सभी रेडी होकर जाने लगे कि उनका प्राइवेट जेट भी रेडी था। शौर्य सबके साथ मुंबई के लिए चला गया। राधिका ने मीरा को मना किया था। रमन और राधिका भी उनके साथ गए, पर अथर्व नहीं रुक पाया पर अथर्व यहीं रुक गया। मुंबई एयरपोर्ट पर श्रवण खुद सबको पिक करने आए थे। वो सभी भारद्वाज मेंशन गए। श्रवण की पत्नी ने सबका स्वागत बहुत अच्छे से किया। वो मेंशन बहुत बड़ा था। चित्रा सबको अपना घर दिखा रही थी। दुआ पहली बार अपनी माँ के घर आई थी, पर उसकी नज़रें अपनी माँ की तस्वीर को ढूंढ रही थी। वो उसे देखना चाहती थी, पर उसे एक भी तस्वीर नहीं दिखी। चित्रा उसका हाथ पकड़ उसे अपने रूम में ले आई और उसे अपना रूम दिखाने लगी। तभी वहाँ श्रवण आया और वो दुआ को अपना साथ ले जाते हुए बोला, पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। चित्रा भी उनसे साथ चली गई। शौर्य पहले से ही सामर्थ भारद्वाज के रूम में था। वो दुआ को देखकर साइड हो गया। दुआ धीमे कदमों से चलकर उनके पास गई और उनके पास रखी एक चेयर पर बैठते हुए बोली, आप ठीक है ना नाना जी? दुआ की आवाज़ सुनकर सामर्थ ने अपनी आंखें धीमे धीमे खोली। उनकी बूढ़ी आंखें मुश्किल से खुल रही थी। उन्होंने दुआ का चेहरा देखा और हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहा, पर उनका हाथ उस तक पहुंचने से पहले ही नीचे गिर गया। दुआ ने यह देखकर जल्दी से उनके हाथों को सहारा देकर अपने हाथों में थाम लिया। सामर्थ ने अपनी लड़खड़ाती जुबान में कहा, क्या तुम अनाया हो? दुआ ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ नाना जी। सामर्थ ने मुश्किल से अपने दोनों हाथों को इकट्ठा कर दुआ के सामने जोड़ दिया। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मेरी वजह से आज तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं नाना जी? आपने कुछ नहीं किया, आप माफ़ी मत मांगिए। दुआ ने सामर्थ के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, तुम बिल्कुल अपनी माँ के जैसी हो। सामर्थ ने कहा तो दुआ मुस्कुरा दी। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए, हमें आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है। सामर्थ दुआ की बात पर हौले से मुस्कुरा दिए और उसके सर की तरफ हाथ बढ़ाया तो दुआ झुक गई। वो दुआ का सर सहलाते हुए बोले, खुश रहो हमेशा। दुआ की मांग में लगे सिंदूर को देखकर सामर्थ ने पूछा, आपकी शादी हो गई? कौन है हमारे दामाद? उनके पूछने पर श्रवण ने शौर्य से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, पापा, आपका दामाद एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है, SSR। बोलते हुए श्रवण ने शौर्य की तरफ देखा तो शौर्य ने आगे आके उनको ग्रीट किया। तभी मीरा भी चित्रा की माँ के साथ वहाँ आ गई। सामर्थ ने शौर्य की तरफ हाथ बढ़ाया तो शौर्य ने अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया। शौर्य का हाथ थामकर सामर्थ ने उससे कहा, हमारी बच्ची का हमेशा ख्याल रखना। शौर्य, उसे हर खुशी देना। ये खुश रहेगी तो मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। शौर्य ने सर हिला दिया। तभी मीरा ने उसके पास आते हुए कहा, आप फिक्र मत करिए, मैं इसे अपनी बेटी बनाकर रखूँगी। सबसे मिलने के बाद श्रवण ने विशाल से भी सामर्थ को मिलवाया। सामर्थ ने उसे भी चित्रा का ख्याल रखने के लिए कहा। तभी सभी थक गए थे तो फ्रेश होकर वो सभी लंच पर डाइनिंग टेबल पर मिले। शौर्य लंच के बाद सबके साथ चला गया था। उसकी मीटिंग थी और कुछ काम उसे शादी से पहले निपटाने थे। कल एंगेजमेंट थी तो तैयारियां से पहले से ही चल रही थी। मेंशन के अच्छे से सजाया जा रहा था और सबके साथ मॉल आ गई। चित्रा सबके साथ मॉल आ गई थी।
बची कुची शॉपिंग करने। मीरा चित्रा की माँ के साथ उसका हाथ बटा रही थी। राधिका पार्लर का बहाना बनाकर एक रेस्टोरेंट में आई हुई थी। वो बार बार अपनी घड़ी में टाइम देख रही थी, एक एंट्रेंस की तरफ देख रही थी। शायद वो वहाँ किसी से मिलने आई थी और उसी का इंतज़ार कर रही थी। कुछ ही देर में रेस्टोरेंट के सामने एक पॉश कार आकर रुकी और उसमें से एक एलिगेंट लड़की बाहर आई। उसने हाई हील्स और वन पीस पहना हुआ था। उसके हाथ में ब्रांडेड क्लच और आंखों पर ब्लैक शेड्स चढ़ा था। वो अंदर आई और राधिका के सामने चेयर खींचकर बैठ गई। कितना इंतज़ार करवाती है तू, राधिका उसे देखते हुए बोली। तो उस लड़की ने अपनी आंखों के शेड्स हटाए और कहा, आंटी आपने उतना इंतज़ार नहीं किया जितना मैंने किया है। अब बताइए आप मुंबई कैसे और मुझसे क्या काम है। मैं ही नहीं, मेरे साथ सभी आए हैं, राधिका चेयर पर पोजीशन चेंज कर आराम से बैठते बोली। तेरे लिए एक फ़ायदे की डील लेकर आई हूँ सैम। राधिका की बातों पर सैम ने हल्के से हंसते हुए कहा, मेरे फ़ायदे की डील? मेरा फ़ायदा करवाते करवाते इतना नुकसान करवा दिया आपने मेरा। क्या तू उससे बदला नहीं लेना चाहती जिसने तेरी पसंद की चीज़ को तुझसे छीन लिया? राधिका बोली। मौका मिले तो मैं उसकी जान ही ले लूं, पर वो शौर की बीवी बन गई है। उसके आसपास उसे प्रोटेक्ट करने वाले गार्ड्स का काफिला रहता है। ऐसे में मैं उसे मारना तो दूर, मैं उसे छू भी नहीं सकती। तेरी बात में पॉइंट है, इसलिए मौका मिलेगा नहीं, मौका तलाशना होगा हमें। कल एंगेजमेंट पार्टी में बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत भीड़ भी होगी। फिर कल की ऐसा दिन मिलेगा जब हम उसे मार सकते हैं। रितिका की बातों पर सैम बोली, मुझे एक बात बताइए आंटी, दुआ ने आपका क्या नुकसान कर दिया कि आप उसे मारने पर उतारू हैं? उस 2 कौड़ी की लड़की ने मेरे बेटे को घर से निकलवा दिया। उसे इतना मारा गया सिर्फ उसकी वजह से। पहले इसकी रानी बनकर राज करने आ गई है वहाँ, और उसकी औकात तो नौकरानी बनने की भी नहीं थी। पर यह सब उसे सिर्फ शौर की वजह से मिला। शौर की नज़र में ना उस पर पड़ती और ना उसकी किस्मत चमकती। मैं तो उसे मौत से भी बदतर ज़िंदगी देना चाहती हूँ, और इस काम में मुझे तेरी मदद चाहिए, राधिका गुस्से से बोली। सैम उसकी बातों पर बोली, ठीक है मैं मदद करूँगी। बदला तो मुझे भी उसे लेना है, पर आपको उसे वहाँ से निकालना होगा, तभी मैं कुछ कर सकती हूँ। डोंट वरी, मैं उसे वहाँ से निकलवा दूँगी। पार्टी नाइट में है तो काम भी आसानी से हो जाएगा। बस तुम उसे ठिकाना लगा दिया, उसे ऐसी जगह पहुँचा दे जहाँ वो मर जिए और कोई सोच भी ना सके वो कहाँ है। राधिका दांत पीसते हुए बोली। तो सैम ने उसकी बातों पर कहा, आप फिक्र ना करें आंटी, उसे तो मैं पहुँचा दूँगी। ऐसी जगह जहाँ जाने के बाद मौत के लिए तरसेगी वो। क्या सैम और राधिका अपनी चाल में कामयाब हो पाएंगे? So let's go for the next episode. Excuse me. Yes, start. Sharadwa, a mysterious man. अथर्व अव्यांश के ऑफिस में उसका इंतज़ार कर रहा था। जब अव्यांश अपने कैबिन में आया तो अथर्व ने देखकर उसके होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। आज तुम्हें कैसे मेरी याद आ गई? बोलते हुए अव्यांश अथर्व के सामने आकर बैठ गया। शायद तुम भूल रहे हो अव्यांश कि हम पार्टनर्स हैं। अथर्व का लहजा गंभीर था। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं भूला। कल भी मेरा एक ही दुश्मन था और आज भी मेरा एक ही दुश्मन है। वो मुस्कुराते हुए बोला, फिर अथर्व की तरफ देख बोला, देखो मुझे सब याद है, मैं शांत हूँ। तो तुम्हें क्या लगा मैं उसे भूल गया? नहीं अथर्व नहीं, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। जब तक मैं उसे उसका सब कुछ नहीं छीन लेता, उसे मार नहीं देता, मैं उसे भूल नहीं सकता। तो तुम क्या करने वाले हो? अथर्व उसकी बातों पर बोला। फिलहाल तो कुछ नहीं, कल लेने दो उसे भी अपनी ज़िंदगी का थोड़ा एंजॉय, उसे भी हक है जीने का। बोलते हुए अव्यांश फिर से सरकास्टिकली मुस्कुराने लगा। तुम्हारे दिमाग में तो कुछ चल रहा है, तुम कुछ तो बड़ा करने वाले हो। अथर्व उसके होठों की हंसी देखकर बोला, मैं कुछ भी करूं पर शांतनु और अनुराग वालिया जैसी गलती नहीं करूंगा। अथर्व की बातों पर अव्यांश बोला,
तभी वह कनिष्का आई और अविनाश के बगल में बैठ गई। उसके होठों पर भी एक शातिर मुस्कुराहट थी। सो व्हाट्सअप, सुना है तुम मुंबई जा रहे हो एंगेजमेंट पार्टी अटेंड करने? कनिष्का अथर की तरफ देखते बोली। अथर ने बस हाँ में सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वो उठकर जाने लगा तो दरवाजे के पास रुककर बोला, मैं 2 दिन बाद वापस आऊँगा। आई होप तब तक तुम्हारा प्लान रेडी हो। वो अपनी बात पूरी कर चला गया। उसके जाते ही कनिष्का अविनाश की तरफ देख बोली, कोई प्रॉपर्टी के लिए इतना पागल कैसे हो सकता है कि अपने भाई को ही मरवाने के लिए तैयार हो जाए? बेबी, ये पैसा और पावर का नशा है। एक बार ये नशा कर लो ना, इसके बिना रहा नहीं जाता। और बड़े बड़े घरों में और बिजनेस और पावर के लिए ऐसे हादसे होते रहते हैं। ये सदियों से चला आ रहा है। जब अशोक ने राजगद्दी के लिए अपने भाइयों को मरवा दिया तो ये क्या चीज़ है? अविनाश कनिष्का के बातों पर मुस्कुराते हुए बोला। कनिष्का भी इससे सहमत थी। मुंबई में शौर्य, अभय और राज एक होटल में वीआईपी रूम में थे और फॉरेन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। वो जापानी क्लाइंट्स थे। वहीं हथियारों की डील हो रही थी। उनके बीच एक ट्रांसलेटर भी था जो दोनों के बीच को कम्युनिकेट कर रहा था। जब उस जापानी क्लाइंट ने अपनी लैंग्वेज में कुछ कहा तो ट्रांसलेटर ने उसे ट्रांसलेट कर शौर्य से कहा, हम खुश हैं आपके साथ ये डील करके। आपने जो हथियार हमें पहले सप्लाई किए थे उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। हमारे लोगों को वो बहुत पसंद आए। अब हम सेम मॉडल के और हथियार चाहिए जिसके लिए हम एडवांस पहले ही आपको दे रहे हैं। वेपन की डिलीवरी महीने में शुरुआत के पहले वीक में हो जानी चाहिए। उनकी पूरी बात सुनकर अभय ने शौर्य की तरफ देखा तो शौर्य ने उसे बोलने का इशारा किया। अभय ने ट्रांसलेटर की तरफ देख कहा, इनसे कह दो कि हम डिलीवरी कर देंगे और क्वालिटी भी सेम रहेगी। बस ये हमारे साथ वफादार हैं तो हम भी इनके साथ गद्दारी नहीं करेंगे। अदरवाइज़ इन्होंने हमें चीट करने की सोची भी तो उसके अंजाम के लिए तैयार है। ट्रांसलेटर ने अभय की बात जापानी क्लाइंट को समझा दी तो उस जापानी क्लाइंट ने कहा, नो डोंट वरी, हमें आपके साथ आगे भी डील करनी है। यू कैन ट्रस्ट कि हमारी डील, हमारी बातें दोनों ही कॉन्फिडेंशियल रहेंगी। हमारी मीटिंग के बारे में भी किसी को पता नहीं चलेगा। अगर ऐसा है तो हम आपके यकीन दिलाते हैं हम ऐसा ही आगे की डील करते रहेंगे और आपके माल का बॉर्डर फ्रांस आपके माल को बॉर्डर फ्रांस करवाने तक की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। पर हाँ, बॉर्डर फ्रांस करने के बाद माल की सारी जिम्मेदारी आपकी है। राज बोला तो उसकी बातों का फॉरेन क्लाइंट ने एग्री किया। मीटिंग ओवर हुई तो वो क्लाइंट शौर्य को ग्रीट कर चले गए। अभय उठते हुए बोला, आई थिंक अब हमें भी चलना चाहिए। वो राज ने उसे रोकते हुए कहा, अभी नहीं, अनमय और विशाल आ रहे हैं। उसके बोलते ही विशाल और अनमय आ गए। दोनों थके हुए लग रहे थे। वे दोनों राज और अभय के सामने आकर बैठ गए तो राज दोनों को शक्लें देखकर बोला, कुछ पता चला? राज की बातों पर अनमय ने सर हिलाते हुए कहा, प्याज की परतों की तरह सारी परतें हटा दी पर उसके अतीत के बारे में कुछ पता नहीं चला। पता नहीं और कितनी परतों के पीछे छुपा है उसका अतीत। उसकी बातें सुनकर अभय बोला, और उन दोनों माँ बेटी के बारे में कुछ पता चला है? वो कुछ पता चला कहाँ है वो? अभय की बात पर विशाल सर हिलाते हुए बोला, नहीं पता नहीं, दोनों माँ बेटी अचानक से कहाँ गायब हो गई। हमारे आदमी कुछ ही समय बाद वालिया मेंशन पहुँच गए थे पर उनके पहुँचने से पहले ही वो दोनों वहाँ से निकल गई थी। राज सोचते हुए बोला, अनुराग ने जिस भरोसे के साथ कहा कि ये अंत नहीं शुरुआत है, उसकी बातों का कुछ तो मतलब ज़रूर था। कोई तो ऐसा है जो उसके लिए मुझसे उलझ सकता है। कोई तो है जो अभी भी छुपा है जिसका हमारे सामने आना बाकी है। उसकी बातों पर अभय ने कहा, उस मंजीत मित्तल का क्या? वो कहाँ है? वो भी इसका रिश्तेदार है ना? उसने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया और अपने बेटे को लेकर फ़ौरन चला गया उसने अपने बड़े बेटे के पास।
उसने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया और अपने बेटे को लेकर फ़ौरन चला गया अपने बड़े बेटे के पास। अनुराग के साथ जो हुआ उसका डर उसे भी था, वो हमारे डर गया था। उसे लगा था अगला नंबर उसका है, इसलिए वो सब छोड़कर चला गया। विशाल ने अभय की बात पर कहा। शौर्य जो इतनी देर से सबकी बातें सुन रहा था, वो सबकी बातें सुनकर सोचते हुए बोला, उस वीडियो में 3 लोग थे। शांतनु के डैड का चेहरा साफ दिख रहा था और बाकी 2 के चेहरे नकाब से ढके थे। उन 2 में से एक तो अनुराग है, ये हम जानते हैं, पर वो तीसरा कौन है? हमें उसे ढूंढना है। वो तीसरा जो कोई भी है, अनुराग उसके दम पर ही उछल रहा है। वो उसके दम पर ही इतना कुछ कह गया। पर शौर्य से हम ढूंढेंगे कहाँ? राज ने पूछा। ये तो शौर्य उसकी बात पर बोला, हम उसे नहीं ढूंढेंगे, वो खुद हमें ढूंढता हुआ हमारे पास आएगा। और आर यू श्योर कि ऐसा ही होगा? अनमय ने कहा। आई एम वेरी श्योर। बहुत जल्दी हम पर अटैक होगा और हम पर अटैक करने वाला वही होगा, शौर्य ने शून्य में एकटक देखते हुए कहा। तब तो हमें संभल कर रहना होगा, विशाल बोला। हाँ यार, संभल कर तो रहना ही होगा। दुश्मनों की फौज जो आ रही है, पता नहीं और कितने चेहरे नकाब के पीछे छिपे हैं। कौन कहाँ से कब वार करे कुछ पता नहीं। अभी तो हमें उसके बारे में भी नहीं पता चला, जिसने सिम्बा को शौर्य के अगेंस्ट किया था, अनमय सोचते हुए बोला। पता चल जाएगा उसके बारे में भी, पर अभी तुम सब अपने एंगेजमेंट पर ध्यान दो और सिक्योरिटी को बढ़ा देना। जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा खतरा, शौर्य ने चारों को देखते हुए कहा तो चारों ने सर हिला दिया। वो सभी शॉपिंग करके घर आई और सभी बहुत थकी हुई थी, इसलिए सब अपने अपने रूम में रेस्ट करने चली गई। दुआ अपने रूम में थी जब श्रवण उसके डोर पर नॉक कर अंदर आया। उसके हाथ में एक एल्बम थी। मामा जी, दुआ ने कहा तो श्रवण मुस्कुराते हुए उसके सामने बैठ गया। चित्रा ने बताया तुम श्रवण्या की फ़ोटो ढूंढ रही थी, तुम उसे देखना चाहती हो? श्रवण ने पूछने पर दुआ ने सर हिला दिया। तुम सोच रही होगी ना, इतने बड़े घर में तुम्हारी माँ की एक भी तस्वीर क्यों नहीं? श्रवण ने कहा तो दुआ की तरफ देखा। वो उसे जवाब की उम्मीद से देख रही थी। डैड श्रवण्या से बहुत प्यार करते थे, पर श्रवण्या ने उसके सच छुपाया। इस बात से डैड बहुत नाराज़ हुए और जब उसके प्रेग्नेंट होने का सच उनके सामने आया तो उन्होंने आनाफानन में उसकी शादी करनी पड़ी। पर समय के साथ ही उन्हें एहसास हो गया शादी की डिसीज़न उन्होंने गलत किया। वो उसे तकलीफ़ें देखकर खुद से ही नज़र नहीं मिलाते थे। उन्हें इस बात का बहुत अफसोस हुआ। वो जब श्रवण्या की फ़ोटो देखते उन्हें उसकी याद आती और उसी वजह से उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। वो पहले तो इतने बीमार थे, श्रवण्या ने जाने के बाद वो और बीमार रहने लगे, इसलिए मैंने ही सर्वेंट से कहकर श्रवण्या की सारी फ़ोटोज़ दीवारों से हटवा दिए। बोलते हुए श्रवण ने एल्बम की तरफ देखा और उसे दुआ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इस एल्बम में तुम्हारी माँ की वो सारी तस्वीरें जो कभी इस घर की दीवारों पर टंगी रहती थी। दुआ ने श्रवण के हाथ से वो एल्बम लिया। श्रवण ने उसके सर पर हाथ रखा और उठकर चला गया। दुआ एल्बम खोलकर देखने लगी। वो एक फ़ोटो को टटोल टटोल कर देख रही थी। अपनी माँ को देखकर उसकी आंखों में आंसू छलक आए और 1-2 आंसू जा कतरा फोटोग्राफ पर भी गिर गए, जिन्हें वो अपने हाथों से साफ कर बोली, माँ आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत। क्या हम कभी ये जान पाएंगे हम किसका अंश हैं? हमारे पापा कौन हैं? वो रोते हुए तस्वीर से बात कर रही थी। शौर्य जब आया तो दुआ को रोते देख हैरान हो गया। वो उसके पास आया और उसके बगल बैठते हुए उसके सर को अपने सीने में छुपा लिया। शौर्य जी, क्या कभी हम जान पाएंगे हमारे पापा कौन थे? दुआ रोते हुए बोली तो शौर्य ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम जानना चाहती हो तो तुम्हारे लिए मैं उनका पता ज़रूर लगवाऊंगा। फिर दुआ अपनी माँ की तस्वीर और शौर्य को दिखाते हुए बोली, ये देखिए हमारी माँ कितनी खूबसूरत थी। शौर्य श्रवण की तस्वीर देखने लगा और देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, हाँ तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। शौर्य ने उसके भीगे आंसुओं
आंखों से आंसू साफ किया और उसके चेहरे को हाथों में भर बोला, अब रो नहीं। उन बिलौरी आंखों में मुझे आंसू नहीं, खुशी देखना है। शौर्य की बातों पर दुआ भीगी आंखों से ही मुस्कुरा दी। शौर्य ने उसके माथे को चूम लिया और उसे भाव में भर कर लेट गया। इधर चित्रा चॉकलेट खाते हुए नाइट ड्रेस में गुनगुनाते हुए अपने रूम में जा रही थी। तभी उसके सामने विशाल अचानक से आ गया। चित्रा अचानक से विशाल के सामने आ जाने से डर गई और उसने सीने पर एक हाथ रख बड़ी धड़कनों से कंट्रोल करते बोला, जान ले लेते अभी आप मेरी। इतनी जल्दी नहीं मर सकती तुम, अभी तो तुम्हारे मेरे साथ पूरी जिंदगी जीनी है। विशाल मुस्कुराते बोला, हाय जब ऐसी बात करते हैं ना आप, तो आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यार आता है आप पर। चित्रा मुस्कुराते हुए बोली। तो विशाल उसकी बातों पर बोला, कभी कभी ये प्यार मुझ पर लुटाया भी करो ना। अब तो हमारी एंगेजमेंट भी होने वाली है। हाँ होने वाली है, पर उससे पहले कुछ नहीं, थोड़ा सब्र रखिए विशाल जी, सब्र का फल मीठा होता है। चित्रा ने समझाते हुए कहा। चित्रा प्लीज़ ना, विशाल मुंह बनाते बोला। नहीं ना विशाल जी, कोई देख लेगा। चित्रा इधर उधर देखने लगी। कोई नहीं देखेगा, चलो गार्डन में चलते हैं। विशाल बोला। नहीं आज नहीं, बस कल की ही तो बात है। चित्रा बोली, पर मुझे आज चाहिए, मेरा मूड आज है। तो अपने मूड को समझाइए, क्योंकि आज कुछ नहीं मिलेगा। चित्रा विशाल को अंगूठा दिखाते हुए बोली और अपनी बात पूरी कर वो भाग गई। विशाल उसके पीछे गया तो चित्रा ने जल्दी से अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। कौन है दुआ के असली पिता और शौर्य का पता, क्या शौर्य पता लगा पाएगा? कौन है वो तीसरा शख्स जिसका चेहरा नकाब के पीछे अब तक छुपा है? क्या करने वाला है अव्यांश? आगे क्या मोड़ लेगी? ये जानने के लिए सुनते रहिए डेविल मेरा यार। एपिसोड 373 हैंडसम हंक। सुबह से ही पूरे मैंशन में चहल पहल थी। सिम्बा मुंबई की पहली फ्लाइट से दुआ के पेरेंट्स को लेकर आ गया था। साथ ही वो सीसीटीवी फुटेज भी लाया था, और उसने वो फुटेज शौर्य को अभी तक नहीं दिखाया था। वो उस खुशी के मौके पर सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने एंगेजमेंट के बाद ही फुटेज दिखाने के बारे में सोचा। अथर भी एंगेजमेंट में शामिल होने आया था। हालांकि उसका मन आने का बिल्कुल भी नहीं था, पर रमन के कहने पर उसे आना पड़ा। सबको दिखावा भी तो था कि वी आर हैप्पी फैमिली। मीरा जो के बड़े भाई और पायल के डैड भी ऑस्ट्रेलिया से आ गए थे। मीरा जी के बड़े भाई और पायल के डैड तो वही, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से आ गए थे। उनकी इकलौती बेटी की एंगेजमेंट थी, वो भला कैसे ना आते। मेहमानों से पूरा घर भरा था। इसी बीच साजिश भी खूब हो रही थी। भीड़ को देखकर राधिका मन ही मन खुश हो रही थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि इस बार उसका प्लान सक्सेसफुल होगा और दुआ को वो शौर्य की लाइफ से दूर करके ही रहेगी। उसने सैम की मदद से सारी तैयारियां कर ली थी। अब बस उसे रात होने का इंतज़ार करना था। चित्रा, पायल, आयशा, राखी और दुआ सभी मैंशन के ही एक रूम में बेस्ट ब्यूटिशियन से तैयार हो रहे थे। वो सभी डिज़ाइनर लहंगे में थी, जिनकी कीमत लाखों में थी। जहाँ एक तरफ ब्राइडल रेडी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ मैंशन के दूसरे रूम में ग्रूम तैयार हो रहे थे। वो सभी डिफरेंट कलर के सूट में चार्मिंग लग रहे थे। शौर्य ने सबसे अलग कलर सूट पहना था। उसके सूट का कलर चॉकलेट ब्लैक था और वो उसमें बहुत ही हैंडसम लग रहा था। जब लड़कियों को रेडी कर बाहर गार्डन में लाया गया तो लड़के वहाँ पहले से ही मौजूद थे। विशाल, अनमय, राज, अभय, चारों का मुंह खुला का खुला रह गया। उनकी तो नज़रें ही उन चारों पर से हट नहीं रही थी। तभी उनके कान में एक छोटे बच्चे की आवाज़ आई, भैया कैसा देख रहा हो? आयुषी दी और बाकी सभी दी को उन्हें नज़र लग जाएगी। भैया कैसे देख रहे हो? आयुषी दी और बाकी सभी को उन्हें नज़र लग जाएगी। आवाज़ सुनकर सबने नीचे देखा तो आरव दोनों हाथ बांधे उन्हीं को घूर रहा था। अनबे घुटनों के बल उसके सामने बैठकर बोला, हमारी नज़र उन्हें लगेगी, हम उनसे प्यार करते हैं इसलिए नहीं लगेगी।
प्यार? आरव बोला। तो राज उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, को शेक करते हुए बोला, हाँ प्यार। अभी समझने में बहुत छोटे हो, जब बड़े हो गए तो समझ जाओगे। तभी विशाल ने आरव को समझाया, जब तुम हमारे बराबर हो गए ना, तो तुम्हारी लाइफ में भी उनकी जैसी एक खूबसूरत एंजल आएगी। क्या भैया, लाइफ में एंजल लाने के लिए बड़े होने का क्या ज़रूरत? वो तो अभी भी हमारी लाइफ में है। एक नहीं, बहुत सारी एंजल है हमारी लाइफ में। सब उसकी बातों पर मुस्कुरा दिए। अबे उसकी बात पर बोला, अच्छा बेटा, तुम्हारी लाइफ में अभी से ही बहुत सारे एंजल हैं। कहाँ मिली तुम्हें इतनी सारी एंजल? वो सभी हमारी क्लासमेट हैं। वो सभी मुझसे दोस्ती करना चाहती हैं। आरव हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर सभी हंस दिए। आरव इधर उधर देखते हुए बोला, आप सब अकेले आ गए? हमारे जीजू कहाँ रह गए? वो नहीं दिख रहे। राज उसकी बात पर बोला, आरव, तुम्हारे जीजू तैयार हो रहे हैं। पता नहीं उसे और कितना टाइम लगेगा। एंगेजमेंट हमारी है, पर दूल्हों की तरह तैयार वो हो रहा है। दुआ भी सबको देखकर शौर्य को ढूंढने लगी, पर उसे शौर्य नहीं दिखा। वो खुद में ही बड़बड़ाई, सबके वाले यहाँ पर, हाँ हमारा वाला कहाँ है? दुआ के बगल खड़ी राखी ने कहा, अरे यहीं कहीं होंगे शौर्य भाई, मिल जाएंगे, क्यों इतना परेशान हो रही हो? उसकी बात मानकर दुआ भी सब में खो गई। बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूज़िक चल रहा था, जिस पर कुछ कपल्स डांस कर रहे थे। राज बड़े ही अनोखे अंदाज से पायल के पास आया और प्रोफेशनल तरीके से पायल को डांस के लिए पूछा। पायल ने उसकी आंखों में देखते हुए उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया और वो दोनों बाकी कपल्स के बीच आ गए। राज ने पायल के साथ डांस करते हुए कहा, एक ही तो दिल है मेरा, ये भी मैंने तुम्हें दे दिया। फिर क्यों इन खूबसूरत आंखों से जहरीले तीर छोड़कर घायल कर रही हो मुझे? पायल राज की बातों पर हौले से मुस्कुराई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बातें बनाना सीख गए? तुम्हारे लिए तो मैं रोटी सब्जी बनाना भी सीख जाऊं। ये बातें क्या चीज़ है? राज भी उसकी आंखों में देखते हुए बोला। उसकी नज़रों में उन दोनों पर ही थी। तभी राखी की आंखों के सामने अचानक से एक हैंडसम फेस आ गया। राखी अभय को देख आंखों ही आंखों में मुस्कुरा दी। क्या इन्हें देखकर ही मन भरना है, या मेरे साथ डांस भी करेगी? अभय ने हाथ बढ़ाते हुए पूछा तो राखी बड़े ही अदा से अपना हाथ अभय के हाथ में देते हुए बोली, मैं तो कब से वेट करी थी कि कोई हमें भी डांस के लिए कहे, पर आपने आने में देर कर दी। इस देरी के लिए माफ़ी। वैसे इसमें भी कसूर तुम्हारा ही है। अभय शरारत से बोला। मेरा? वो कैसे? राखी चौंक कर बोली। अब कोई इतना खूबसूरत लगेगा तो उसमें को और कब और कर सब भूलेंगे ही ना। हमें उन्हें देखने में फुर्सत मिले तो हम कुछ याद भी रखें। अभय ने शरारत अंदाज देखकर राखी शर्मा गई। अभय उसके साथ बातें करते हुए सबके बीच आ गया था। उसके हाथ राखी की कमर पर थे और राखी के हाथ उसके कंधे पर। चित्रा दुआ के पास खड़ी थी। उसने विशाल को आंखों से इशारे कर डांस फ्लोर पर आने के लिए कहा, तो विशाल ने भी उसे इशारा कर उसे बुलाया। दुआ भी नज़रों से दोनों की नज़रों का खेल छुपा नहीं था। उसने चित्रा को धक्का देते हुए कहा, जाओ जाकर उसके साथ डांस करो। यहाँ खड़ी खड़ी अखियों में गोलियां चलाओगे क्या? दुआ के धक्का देने से चित्रा डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गई। विशाल भी मुस्कुराते उसके पास आ गया। उसका हाथ प्यार से अपने हाथ में थामते हुए स्लो मोशन में उसके साथ डांस करने लगा। दुआ ने अपने राइट साइड खड़ी आयशा को देखा और दोनों भौहें उचकाईं। आयशा ने भी उसे देखकर भौहें उचकाकर सवाल किया, तो दुआ ने एक साथ ही अपना सर पीट लिया और आयशा की तरफ देखकर बोली, तुम्हें इस क्या इनविटेशन कार्ड दूँ? तब जाओगी डांस करने? और जाओ ना यार, बेचारे अनमे को सबसे तुम्हारा वेट कर रहा है। शक्ल देखो जरा उसकी बेचारे। अगर इतना ही मन है उसका डांस करने का तो वो आ नहीं सकते? मुझसे बोल नहीं सकते? चलो आयशा, चलकर डांस करते हैं। आयशा मुंह बनाकर बोली तो दुआ ने फिर से अपने माथे पर हाथ रख लिया। अरे यार, जब वो नहीं आ रहे तो तुम ही चली जाओ ना। बोलते हुए दुआ ने आयशा को धक्का दे दिया। अनमे उसकी तरफ ही आ रहा था। दुआ के धक्का देने ही जैसे ही आयशा गिरने को हुई, अनमे ने उसे संभाल लिया
और उसे अपनी बाहों में थाम कर उसके साथ वो भी डांस करने लगा। सब उन चारों जोड़ियों में एक साथ डांस करते देखे खुश थे। मीरा, श्रवण और उनकी पत्नी, पायल के डैड और दुआ के माता पिता सब मुस्कुराते हुए नए जोड़ों को देख रहे थे और उनके आने वाले जीवन के लिए उन्हें ढेरों बधाइयाँ दे रहे थे। दुआ भी खुश थी, पर राधिका को देखकर मुंह बनाते हुए बोली, मेरे बेटे को घर से निकाल कर देखो तो सही, सब कैसी खुशियाँ मना रहे हैं। बस कुछ और मनाओ और खुशियाँ मनाओ। ये देखती हूँ कैसे सब मुस्कुराते हो। सबके होठों से मुस्कुराहट ना छीन ली तो मेरा नाम भी राधिका सिंह रह ही ज़्यादा नहीं। बोलते हुए उसने दुआ की तरफ देखा। अतः ड्रिंक काउंटर पर रमन के साथ खड़ा वाइन पी रहा था। उसने वाइन की सिप लेते हुए कहा, रक्षित ठीक है अब? अतः ने सर हिला दिया। उसने देखा, भाल उसके देखभाल के लिए तुमने किसे उसके साथ रखा है? रमन ने दोबारा सवाल किया। आपके भरोसे के आदमी हैं डैड, आपका पर्सनल असिस्टेंट अद्रिक, अथर्व बोला। अद्रिक है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं, वो रक्षित का अच्छे से ख्याल रखेगा, रमन ने कहा तो अथर्व ने सर हिला दिया। वाइन पीते ही उसकी नज़र सिम्बा पर गई, जो सबसे खुश दूरी पर खड़ा था और सबको डांस करते देख रहा था। रमन उसे देख गुस्से से भर गया और ग्लास को मजबूती से पकड़ते हुए बोला, सिर्फ तेरी वजह से मेरा बना बनाया खेल बिगड़ गया। अगर तूने मुझे एंड टाइम पर धोखा ना दिया होता तो आज सब कुछ मेरा होता। रमन की बात सुनकर अथर्व ने उसकी नज़रों का पीछा कर सिम्बा को देखा। जी तो चाहता है तुम्हें अभी यहीं की यहीं इसी वक्त मार डालूं अपने हाथों से, रमन गुस्से से दांत पीसते हुए बोला। तो अथर्व उसे समझाते बोला, कूल डैड कूल, इसे भी देख लेंगे। जिस शौर के दम पर इतना उछलता है उसी के हाथों इसे मरवाऊंगा। सबको डांस करते देख दुआ खुश थी, पर उसे अब शौर की याद सताने लगी। उसकी नज़र उसे तलाश कर रही थी, पर वह जाने इस भीड़ में कहाँ गुम बैठा था। अब उसकी आंखें धीरे धीरे पानी से भरने लगी थी, क्योंकि इंतज़ार की घड़ी बहुत लंबी हो गई थी। उसकी शौर को देखने के लिए बेचैन नज़रें अब और इंतज़ार नहीं कर पा रही थी। तभी जैसे दिल ने दिल की सुनी, आंखों को ठंडक और दिल को सुकून मिला जब उसकी बेचैनी नज़रों ने उस चेहरे को देखा जिसे वो भीड़ में एक झलक देखकर ही पहचान लेती है कि ये उसका ही शौर है। उसके होठ गुलाबी की कली की तरह खिल उठे, कच्ची खूबसूरत आंखों में चमक आ गई और वो चमक कर और उसके गुलाबी होठों की मुस्कान कुछ और गहरी हो गई जब उसने शौर्य के पूरे लुक को देखा। दुआ को याद आया, उसने जैसे डिमांड की थी शौर्य बिल्कुल वैसे ही उसी तस्वीर की तरह तैयार होकर उसके सामने खड़ा था। उसकी तस्वीर और अभी दिख रहे शौर्य के लुक में जरा भी डिफरेंस नहीं था। उसका हेयर स्टाइल, सूट, ग्लासेस सब मैच थे। दुआ दोनों हाथ अपने गालों पर रख आंखें बड़ी कर बोली, कोई इतना हैंडसम कैसे दिख सकता है? दुआ छुपा लो अपने पति को कहीं, इससे पहले कोई तुम्हारे इस कीमती चीज़ को तुमसे चुरा ले। वो खोए हुए अंदाज में शौर्य को एकटक देखने लगी, देखे जा रही थी। शौर्य दुआ को देखते हुए उसके पास आ गया, जिसका एहसास तक दुआ को नहीं हुआ था। वो तो उसके हैंडसम चेहरे में खोई हुई थी। शौर्य ने दुआ के पास आकर उसके सामने चुटकी बजाई तो दुआ ने की तंद्रा टूटी। सो अब तुम खुश हो? शौर्य ने दुआ की आंखों में देखते हुए कहा। तो दुआ ने उसे देखते हुए ही सर हिला दिया। कहाँ छुपा रखा था आपने इस शौर्य को? दुआ ने सवाल किया तो शौर्य मुस्कुरा दिया। वो दुआ का हाथ थाम सबके बीच आ गया। दुआ का एक हाथ अपने कंधे पर रख और दूसरा हाथ अपने सीने पर रख वो उसकी कमर पकड़ उसके साथ कपल डांस करने लगा। दुआ ने आसपास नजरें दौड़ाई तो उसके शक के मुताबिक उन सब लड़कियों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन शौर्य ही था। वो सभी आंखें फाड़ फाड़ कर शौर्य को देख रही थी और यही बात दुआ को बुरी लग रही थी। वो शौर्य को लेकर पॉजेसिव हो रही थी। दुआ के चेहरे पर गुस्सा देखकर शौर्य बोला, क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों अचानक बदल गया? तुम्हें गुस्सा किस बात का आ रहा है दुआ? किस बात पर आ रहा है ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? देख नहीं सकते
आप कैसे ये सारी खूबसूरत बलाएं आपको घूर घूर कर देख रही है। मन तो चाहता है इन सभी को आंखों पर काली पट्टी बांध दें हम। क्या राधिका अपने प्लान में कामयाब हो पाएगी? क्या करने वाली है अथर्व सिम्बा के साथ? तो मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में ना बहुत कुछ, मतलब दुआ जो है उसको एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जाता है जहां आप सोच भी नहीं सकते। तो नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर सुनना इसका। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।